बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें है टॉपिक जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, और फिर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर टूल्स हैं, टूल्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर इसके अंदर डीएनए लाइगेज, फिर वेक्टर, फिर होस्ट, फिर डीएनए पॉलीमरेज, जेल, और फिर नया टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने शुरू किया है। तो चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें फर्स्ट है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, फिर है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर है टूल्स यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये अलग अलग टाइप्स हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर है डीएनए लाइगेज, फिर है वेक्टर, फिर है होस्ट, फिर है डीएनए पॉलीमरेज। इसके बाद है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो स्टार्ट करने वाले हैं जेल जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको होस्ट में डालते हैं, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए होस्ट में डालते हैं, ठीक है, वो होती है। और जो सेकंड पार्ट है वो बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग है। तो सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड टाइप है बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग। बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है? बायोप्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में ये होता है कि अपन है ना माइक्रोब्स को अपने जो सराउंडिंग में है, बायोप्रोसेस है ना, माइक्रोब्स हैं प्रेजेंट है अपने सराउंड में, अपने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो उसको क्या है कि एक लार्ज लेवल पे लेके जाते हैं, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं, उसके अंदर अपन फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, और कुछ समय बाद उससे अपन ऑब्टेन करते हैं कौन कौन सी चीज़ें, वैक्सीन हो गई, एंटीबायोटिक हो गई, और सर्टेन एंजाइम्स उससे ऑब्टेन करते हैं। वो टेक्निक कौन सी होती है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डिस्कवर किया? कब दिया गया? इसका क्या यूज था रिकॉम्बिनेंट के डीएनए टेक्नोलॉजी के? और अपन इसके अंदर टूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जिसके अंदर यूज हुआ है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको अलग टाइप से बोलते हैं मोलिकुलर सीजर। कैंची देखी होगी आपने, तो उसको बोलते हैं कैंची, इसका दूसरा नाम कैंची है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ये क्या करता है कि डीएनए को काटता है, ठीक है। फिर इसी वीडियो में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज अपन को डीएनए को कट करते हैं उसको, ठीक है, ठीक है। और बच्चों आज इस वीडियो में या फिर ये वेक्टर होस्ट और डीएनए पॉलीमरेज हो जाए तो ठीक है, नहीं इस जो थर्ड तीन जो पार्ट बचेंगे वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज मैं इस वीडियो में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस समझाने वाला हूँ कि कहाँ से ऑब्टेन होता है, उसमें भी डीएनए फ्रेगमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो फर्स्ट है अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें होता है क्या है कि अपन जेनेटिक जो मटेरियल होता है ना डीएनए, उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं क्या, होस्ट में डालते हैं उसको, ठीक है। तो वो होती है टेक्निक कौन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद होनी चाहिए कि एग्जाम में जाएगी कौन सी टेक्निक बताओ जिसके अंदर डीएनए को होस्ट में डालते हैं, ठीक है, कौन सा इंजीनियरिंग प्रोसेस है उसका। तो अपन बोलेंगे ये चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर ये टेक्निक थी कौन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अपन को अपने भेजे में आना चाहिए कि ये टेक्निक उस टाइम पे पढ़ाई थी, और उस टाइम पे पढ़ाई थी जब अपन को याद हो चुका है, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। पहला है क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको आपको बता दिया कि मोटा मोटा क्या होता है, अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। मैं आपको लिखाता हूँ, आप साथ साथ लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पहले समझिए फिर आप लिखना, ठीक है। वैसे मैंने आपको पहले समझा दिया इसके बारे में, वही टर्म्स लिखने वाला हूँ। तो क्या लिखते हैं अपन, इट इज़ ए टेक्निक, लिखिएगा कि इट इज़ ए टेक्निक। ये क्या है, एक प्रकार की क्या टेक्निक है ना। इट इज़ ए टेक्निक इन विच, इसमें करते हैं इन विच। ये मैं यहाँ पे दो पार्टीशन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इन विच, इसके अंदर ये ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल है कौन सा, डीएनए, डीएनए, ये बच्चों डीएनए, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर, क्या, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं किसको, डीएनए को, ट्रांसफर इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर अपन डालते हैं। उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, कॉमन नोन एज, या फिर कोल्ड एज भी लिख सकते हो आप, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या लिखा कि जेनेटिक इंजीनियर की अपन आपको समझा दिया था पहले कि ये ऐसी टेक्निक होती है इन विच डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, आपको सभी को पता है। ठीक है, ट्रांसफर इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर अपन डालते हैं उसको। एक होस्ट आप छोटा सा मान लो कि एक छोटा सा होस्ट है, तो डीएनए को क्या करेंगे, डालेंगे किसमें, जेनेटिक मटेरियल में, एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो उस टेक्निक का नाम क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग उसका नाम है। अब अपन बात करते हैं सेकंड वाली जो प्रोसेस है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। तो लिखिएगा बच्चों, कौन सी प्रोसेस इंजीनियरिंग है, बायो प्रोसेस, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब इसमें क्या होता है सर, ये अलग है। अब ये सर, ये आप ये अलग क्या बता रहे हो इसमें, ये तो आपने बताई दी, ये एक और है क्या सर अलग से, हाँ ये अलग है। इसमें क्या होता है कि अपन एक माइक्रोब को जो सराउंडिंग में एवरीवेयर प्रेजेंट होता है, आपने जो वीडियो में देखा लास्ट में, अपन इससे पहले जो चैप्टर था उसमें पढ़ाया पढ़ाया था कि मैंने, माइक्रोब्स का यूज़ किस किस में होता है, ठीक है। तो माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट होता है, एवरीवेयर अराउंड अस, एयर वाटर हर जगह, ठीक है। तो बायो प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं, बायोस्फीयर के अंदर एक लार्ज स्केल पे लेते हैं क्या, जैसे आपको बताते हूँ, आप अपन लार्ज स्केल पे, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ये है कोई लार्ज स्केल, ठीक है। ये चाहे आप कैन ले लो, चाहे आप चाहे कैन ले लो या कुछ और ले लो, ठीक है। अब ये कैन है मेरा ना, इसके मैं अंदर माइक्रोब डाल दिया, ठीक है, कुछ माइक्रोब्स मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसको फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है, फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, तो ये अपन को 7 दिन या 8 दिन लंबे समय तक अपन इसको रखेंगे, ठीक है। 8 डेज के लिए अपन इसको रखेंगे, तो इसको रखने के बाद क्या होगा कि अपन को कुछ प्रोडक्ट ऑप्टेन देगा, कि जैसे कौन कौन से प्रोडक्ट देंगे। एक तो देगा अपने, कौन सा देगा बच्चों, वैक्सीन प्रोवाइड करेगा अपन को, ठीक है, ये माइक्रोब्स। कौन सा है, वैक्सीन। देखो बच्चों, वैक्सीन से भी माइक्रोब से ऑप्टेन होती है, ये माइक्रोब बहुत यूजफुल है अपने लिए, अपने डे टू डे लाइफ के लिए। क्योंकि ये जो माइक्रोब्स है, वो पहले मैंने पढ़ाया आपको कि जो मिल्क को कन्वर्ट करता है किसमें, दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अलग अलग है इसमें, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर वैक्सीन के बाद में एंजाइम्स हो गया, ये अपन को क्या करता है, एंजाइम्स प्रोवाइड करता है। फिर क्या करता है, एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, बायोटिक, ठीक है। ये इसे नोट मत करना बच्चों, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं लिखाऊंगा यहाँ पे ये डेफिनेशन इसकी, ये तो आपको पहले बता चुका हूँ, अब लिखूंगा मैं। आपको समझाने के लिए बताया था कि 7 to 8 डेज के लिए अपन इसको रखेंगे, ठीक है, रख दिया। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ये क्या अपन को प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, जैसे अपन है, जैसे अपन को जैसे फसल है, फसल खेत में उगाते, समझना आप, फसल खेत में उगाया, कुछ समय बाद अपन को क्या देगी, कुछ प्रोडक्ट तो मिलेगा उससे, नहीं तो अपन बोएंगे नहीं, फायदे के लिए क्यों बोएंगे, फायदे के लिए तो बोएंगे। तो वैसे ही अपन को वो वीट देगी, गेहूँ देगी खाने के लिए, अपन उसको मंडी में बेचेंगे, है ना, जो गेहूँ को जो भी है उसमें फिर बेचेंगे, फिर उससे प्रॉफिट होगा, पैसे आएंगे, तो फायदा हो गया। तो ये भी माइक्रोब से फ्री एनवायरनमेंट में प्रोवाइड, सराउंडिंग में रखेंगे इसको। और वैक्सीन, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक है ना, वो अपन को ऑब्टेन करके देगा प्रोडक्ट, ठीक है, ये अपन को प्राप्त करके देगा, ठीक है। ये अपने लिए फायदेमंद है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस। तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग टेक्निक बोल दो बच्चों, या फिर इंजीनियरिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इंजीनियरिंग टेक्निक बताता हूँ आपको। इट इज़ ए टेक्निक, लिखिएगा बच्चों, इट इज़ ए टेक्निक। ये क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है, सेम एज इट इज़ है, इन विच क्या, इन विच, इन विच क्या, इन विच का मतलब वो कहाँ पर है, जहाँ पर, इन विच इसमें था क्या, डीएनए, ठीक है। आप मत लिखना डीएनए, ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे माइक्रोब्स, इन विच यूज ऑफ, किसका यूज करेंगे, माइक्रोब्स का, यूज ऑफ माइक्रोब। यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे तो छोटा है, तो मैं प्यारे बच्चों के लिए आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे ऑफ के बाद में लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे माइक्रोब्स, यूज ऑफ माइक्रोब्स, किसका यूज करेंगे, यूज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का यूज करेंगे एट ए लार्ज स्केल, एट ए लार्ज स्केल का मतलब, लार्ज स्केल का मतलब लंबा एरिया, एंड प्रोवाइड, क्या मतलब, अपन को क्या देंगे, फ्री एनवायरनमेंट, क्या देंगे बच्चों,
फ्री एनवायरनमेंट, फ्री एनवायरनमेंट है ना, ठीक है, इसमें क्या करेंगे फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड एंड देन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, आपको दिख रहा होगा शायद, इज ऑब्टेन, प्रोडक्ट क्या होता है अपन को ऑब्टेन होता है, तो ऑब्टेन होता है तो कौन सा, फर्स्ट लिखना बच्चों, फर्स्ट कौन सा होगा अपना, वैक्सीन, अपन वुमेन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे कि वैक्सीन के अंदर भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, वो सारी जो है उसके अंदर पढ़ेंगे अपन चैप्टर में, पूरा चैप्टर इसका मैं पढ़ाऊंगा आपको। वैक्सीन के बाद कौन सा, एंटीबायोटिक है, क्या प्रोवाइड का, एंटीबायोटिक बच्चों, ये आपको अगर यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा नीचे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना वैक्सीन, एंजाइम और एंटीबायोटिक, ये आप लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना लिखना है कि फ्री एनवायरनमेंट एंड देन प्रोडक्ट इज, इसके बाद यहाँ पे लिख लेना, ये लिखना बच्चों, ये ऊपर वाला मत लिखना, ये वैक्सीन, एंजाइम्स और एंटीबायोटिक, मैंने उन बच्चों को बताया है कि जिन बच्चों को नीचे विजिबल नहीं हो रहा, जिन बच्चों को नीचे विजिबल हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप नीचे वाले भी लिख सकते हो, सेम है, ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंटीबायोटिक और एंजाइम्स, क्या एंजाइम्स, तो ये है अपना क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने आपको अपना चैप्टर चला था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, इसमें क्या था कि पहला मैंने स्टार्ट किया टॉपिक कौन सा, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके अंदर दो प्रोसेस होती है, जिसके अंदर एक तो बायो जेनेटिक और एक होता है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि इट इज ए टेक्निक, ये एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है इन विच डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, डीएनए को बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ट्रांसफर इनटू जेनेटिक मटेरियल अपने पास, उसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट है उसके अंदर अपन ट्रांसफर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, नोन है जेनेटिक इंजीनियरिंग, इस प्रोसेस को बोलेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर फिर आती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। अब बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है कि अपन, मैं आपको समझा देता हूँ कि अपन लार्ज स्केल पे माइक्रोब्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपन लार्ज स्केल पे यूज़ किया, उससे क्या ऑप्टेन होगा, फायदे के लिए वैक्सीन ऑप्टेन होगी, एंटीबायोटिक ऑप्टेन होगा और एंजाइम्स ऑप्टेन होगी, ठीक है, तीन प्रोडक्ट होते हैं, जैसे अपने ये लार्ज स्केल पे और फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे इसको माइक्रोब्स को, फिर अपन को देगा क्या, वैक्सीन, फिर एंजाइम्स, फिर एंटीबायोटिक, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा कि इट इज़ ए टेक्निक इन विच यूज ऑफ माइक्रोब्स एट ए लार्ज स्केल एंड प्रोवाइड फ्री एनवायरनमेंट में अपन लिखेंगे लार्ज स्केल में, एंड द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, कौन सा, वैक्सीन ऑब्टेन होगा एक तो, फिर एंटीबायोटिक, फिर एंजाइम्स ऑब्टेन होंगे। आप लिख लीजिए बच्चों, मैं आगे बढ़ता हूँ, इस यहाँ पर लिखूंगा मैं, आप जो बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिखा वो लिखें इसको, मैं आगे लिखाने वाला हूँ इसको, ठीक है। ये बच्चों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ये एमसीक्यू बन सकता है आपके, क्या एमसीक्यू बन सकता है, क्या बनेगा एमसीक्यू, यहाँ से एमसीक्यू ये बन सकता है कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है माइक्रोब द्वारा, माइक्रोब के अकॉर्डिंग टू माइक्रोब के द्वारा, ऑप्शन में आ सकता है कि वैक्सीन ऑब्टेन होगी या एंटीबायोटिक या एंजाइम्स या कोई और दूसरा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो ये तीनों मोस्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपके, तो नोट कीजिए बस इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ, इसकी कोई नोट करने की जरूरत नहीं, आपको कार्य समझाया है। अब ये ऐसी यूज होती है, इसका किस में यूज होता है, इसकी एक और सॉरी इसका एक और वो बनाई हुई है कि इसका यूज किस में होता है, डिफेक्टिव जीन को पहचानने में, ठीक है, उसको करेक्शन करने में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर कि इट इज ऑल्सो यूज एज ए, क्या, इट इज ऑल्सो यूज एज ए, यूज में प्रयोग करना, यूज एज ए सॉरी इज ऑल्सो यूज इन करेक्शन,
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये सर आपने अलग से क्या लिख दिया, ये कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। मैंने ये लिखा कि इट इज़ ऑल्सो टेक्निक, ऐसी टेक्निक को, इस इंजीनियरिंग को यूज़ किस में किया जाता है, इज़ यूज्ड इन करेक्शन इन डिफेक्टिव जीन। अगर कोई जीन है, ठीक है, वो जीन है अपने पास, जैसे कोई उसमें डिफेक्टिव है, कुछ ऊपर नीचे है, 3 स्टेम to 5 स्टेम में दिक्कत है, तो उसको सही करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होगी, ये दोनों टेक्निक का यूज़ होगा डिफेक्टिव जीन में करेक्शन करने के लिए, करेक्शन मतलब सही करने के लिए। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो मैं नोट का पॉइंट बना के लिखूँ आगे कि ऐसी कौन सी संस्था है जो जेनेटिक मटेरियल प्रोवाइड किया है, फिर बनाई गई है द्वारा। ठीक है, और इस जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कौन सी जो टर्म है, कौन सी जो संस्था है उसने डिफाइन किया था। ठीक है, इसका मैं नोट का पॉइंट बना के लिखता हूँ, आप भी लिखिए बच्चों। नोट के पॉइंट में क्या लिखेंगे अपन, ये है नोट का पॉइंट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप नोट बता रहे हो, पर नोट में आप लिख रहे क्या हो। ठीक है, आप लिख रहे क्या हो, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, तो क्या है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अपन को ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था है जिसने डेफिनेशन दी है बायोटेक्नोलॉजी की, जब अपन इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, आज पढ़ रहे हैं इस वर्तमान काल में। ठीक है, तो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर। इसकी क्या आप नोट में लिखना, इसके इसका पूरा नाम लिख लो, लिख के ब्रैकेट के अंदर आप EFB लिख लेना, फिर डेफिनेशन जो जगह छुट्टी है ऊपर मार्क करके यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिखना। सर सब यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, क्या, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये मैंने लिखा है, ये इसकी डेफिनेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, यूरोपियन फेडरेशन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अपन चैप्टर किसकी बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसने, इस संस्था ने दी थी डेफिनेशन किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की। आपको मैं इस पे बेस एक क्वेश्चन पूछूंगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, आप भी अपने नोटों में जरूर लिखिए इस क्वेश्चन को, ये आएगा बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रम्स गिवन, इसमें क्या लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग, आप भी साथ साथ लिखिए, क्या लिख रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, टेक्निक या फिर संस्था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट लिख सकते हो आप, इंस्टीट्यूट लिख सकते हो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, इंस्टीट्यूट गिवन द टर्म, क्या प्यारे बच्चों ऐसे लिखना होगा कि इंस्टीट्यूट गिवन द टर्म, क्या दिया, गिवन द टर्म, गिवन द टर्म, गिवन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें पहले लिखूंगा आपको डेफिनेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे आ जाएगी कि सॉरी,
चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हैं, ऑप्शन भी लिखूंगा मैं 4, आप बताना। यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपने इस साइड वाला लिख लिया होगा, मैं इसको रीरेज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन अपना ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपको ऐसे पूछ सकता है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी ठीक है, बी पॉइंट क्या है, सेम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोप्रोसेस, सी पॉइंट है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, डी है नन ऑफ दिस। अब पहले बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि विच में क्या लिखा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, संस्था आप जो भी लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट या फिर जो भी है टर्म, या फिर साइंटिस्ट जो भी आप लिख सकते हो कि गिवन द टर्म बायोटेक्नोलॉजी की टर्म किसने दी थी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, दूसरा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोप्रोसेस, तीसरा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और नन ऑफ दिस है। इसमें से बताइए आप कौन सा होगा, कि मैंने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बताता हूँ आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट गिवन द टर्म टर्म गिवन द टर्म, सॉरी यहाँ पे ऐसा बनेगा क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट 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 सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट नहीं, फॉलोइंग फुल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग, किसकी क्या लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म। सॉरी बच्चों, क्वेश्चन में गलती आती है, गलती तो बच्चों इंसान से भी इंसान से होती है, न कि मशीनों से, तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो फुल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज करेक्ट, करेक्ट ऑफ ई एफ बी। अब सही क्वेश्चन, अब बताओ बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज करेक्ट ऑफ ई एफ बी। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन घुमा के, कि ऐसे मैंने नहीं पूछा, इनको पूछना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म ऑफ ई एफ बी, ऐसे पूछना चाहिए। पर मैंने इसको क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, क्योंकि एग्जाम में हर बार पूछता है, तभी मैंने लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फुल फॉर्म इज करेक्ट ऑफ ई एफ बी। ई एफ बी की फुल फॉर्म करेक्ट कौन सी है, इसमें से बताइए। पहला है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोप्रोसेस, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, या नन ऑफ दिस, में कोई सा भी नहीं है। आप बताएं बच्चों कौन सा है, आपको मैं कमेंट ले चाहूंगा, तो आप बताएं। क्या ए बी सी,
सी लॉक कर दूं मैं? क्या बच्चों में सी लॉक कर दूं? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फिर सोच लो बच्चों, इस ये सही है नहीं है, फिर सोच लो। मैंने आपको जिन जिन भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और जिन भी बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो फटाक से आंसर कर देगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो आप बताओ कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या मैं लॉक कर दूं इसको, आंसर को, सी को लॉक कर दूं? फाइनल है? फिर बदलोगे तो नहीं ना कि ए होगा बी होगा? अभी सोच लो यार, डी तो नहीं हो सकता, ए और बी में से जरूर होगा। फिर सोच लो बच्चों, अभी बच्चों देखो, कुछ भी कुछों का ए आ रहा है, कुछों का ए आ रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, में मैं लॉक कर रहा हूँ इसको, कितना, सी को लॉक कर दूं? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा क्या? सी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मैं आपका क्वेश्चन कराने का मतलब यह था कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए कि ये एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है, और आने वाले समय में मैं आपको ये टॉपिक जो ऐसे क्लियर कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज पार्ट वाइज जो भी बना रहा हूँ वीडियो, वो उसमें तक ये थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है? और उसके बाद में क्या करूँगा, स्टार्टिंग से मैं आपको ये जो नोट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन ही पूछूंगा, आपके आंसर भी लूंगा बच्चों, और कुछ इंपॉर्टेंट आपको बताऊंगा, जिससे आपको और अच्छा एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या लिखा, ये लिख दिया। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। अब क्या है इसके अंदर, आगे वाला पार्ट करेंगे अपन, इसको मैं पूरे को इरेज कर दूंगा बच्चों, लिख लिया होगा उधर वाला भी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अपन इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब सर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस वाला, ये सर ये क्या होता है? इसके दो बच्चों साइंटिस्ट थे, किसने 1972 में इसको डिस्कवरी दी, किसने? स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट, नहीं सॉरी, हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन ने इनकी डिस्कवरी की, इनको दिया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी का टर्म को। तो लिखते हैं क्या, फर्स्ट आरडीएनए। इसको इधर कर दो, कितनी बार होगी इसको परेशान करते हुए, इसको इस साइड कर दो आप। हाँ, आप सही है। पहला क्या है इसमें, मैं पढ़ा था कि फर्स्ट आरडीएनए, ऐसे भी लिख सकते हो आप, और ऐसे भी लिख दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आपकी, है ना? फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी, फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी। एक बच्चों हमारे क्या है कि रामू काका है ना, वो क्या है कि बार बार परेशान कर रहे हैं बीच में, क्या, कभी कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, ऐसा हो रहा है। रामू काका तो उसका उनका निक नेम है उनका, ठीक है? उनको हम और नाम से ही बुलाते हैं। तो क्या कर रहे थे, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी है। तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने आपको बताया कि इसको डिस्कवर किसने किया, इसको गिवन किसने किया, स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन दिया था, कब? 1972 में, ठीक है? इसकी ये बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो भी आगे जो टूल्स आएंगे मैं आपको बताऊंगा, उसमें सारा इसका योगदान होगा आरडीएनए का, ठीक है? ये आरडीएनए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको लिखता हूँ मैं, क्या लिखूंगा इसके अंदर, इसके लिए लिखूंगा फर्स्ट आरडीएनए, आरडीएनए टेक्नोलॉजी गिवन बाय, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी गिवन बाय, या प्रोड्यूस्ड बाय, जो डिस्कवरी बाय, डिस्कवर भी लिख सकते हैं आप, गिवन बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनले कोहेन ने, ठीक है? कब, कब दिया था इसने? इन 1972, 1972 में, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को दिया हुआ था, ठीक है? आपको साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए कि कौन से साइंटिस्ट है और कौन से किस सन में दिया था उन्होंने, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखिएगा इसको। फिर आती है क्या, इसका जो वेक्टर है वो प्लाज्मिड ऑफ, कौन सा है? प्लाज्मिड ऑफ साल्मिनोटाइफ्यूरियम। अब इसका कौन सा वेक्टर किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है, किसके द्वारा फैलता है?
प्लाज्मोडियम, सॉरी, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफ्यू। आप इसको बच्चों एनसीईआरटी से करेक्शन कर लेना, ये स्पेलिंग सही है, टाइफ्यूरियम, ठीक है, टाइफ्यूरियम, ठीक है। ये किसके वेक्टर है इसका, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा अपने पास कौन सा वेक्टर हो गया, ठीक है। मैंने लिखा दिया कि फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी गिवन बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन, कब दी थी बच्चों, आप लिखिएगा इन 1972, ठीक है। फिर आते हैं, मैंने बच्चों करेक्शन में ये लिखूंगा कि टाइफ्यूरियम, 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 सॉरी, टाइफ्यूरियम, ठीक है। ये आप इसे लिख लेना कि प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। इसका जो अलग अलग वाला है, जो कौन सा, फर्स्ट आरडीएनए टेक्नोलॉजी गिवन बाय हर्बर्ट बोयर एंड स्टैनली कोहेन दी थी, दोनों ने मिलकर साइंटिस्ट ने दी थी। कब दी थी, 1972 में। आप इसको नोट करना और इंपॉर्टेंट बना के लिखना बच्चों। और इसका वेक्टर कौन सा है, प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफ्यूरियम। फिर इसके बाद में कौन सा आता है, इसका होस्ट कौन सा है, लिखिएगा कि इसका होस्ट क्या, होस्ट, होस्ट का मतलब छोटा सा होस्ट, होस्ट आवाक, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, होस्ट में कौन सा था इसका प्यारे बच्चों, इसके अंदर अपन लिखेंगे होस्ट में अपना इसके कोलाई, या फिर ई कोलाई भी लिख सकते हो, ठीक है। होस्ट कौन सा था, ई कोलाई, ठीक है। ये लिखेंगे अपन ई कोलाई, ई कोलाई को और क्या लिख सकते हैं, एस की कोलाई, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, कौन सा आवाक से किस आवाक से जाता था, ठीक है। ये आपको एक इंपॉर्टेंट, ये भी बना के लिख लीजिए। आपको एमसी में पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। आपको मैंने बता दिया कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी की हर अब जो आगे पढ़ाऊंगा उसमें भी ये काम आएगा, आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, जेनेटिक को काटता है, जेनेटिक जीन को कट करता है, दो फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद क्या होता है कि अलग अलग हो जाता है इसको लाई, ठीक है। तो आगे बढ़े बच्चों, पहले बच्चों आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप बस आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब तो करो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, और हमें हमको चैनल फिर आपके लिए इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब। और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा सब शेयर कीजिए बच्चों, और लाइक ज़रूर कीजिए। अब क्या बात करेंगे, अगला जो टॉपिक है मैंने आपको बताया, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। इसके आरडीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसका पूरा नाम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, टेक्नोलॉजी। अब टूल्स बात करेंगे, कौन कौन से टूल्स हैं। टूल्स में यहाँ पे लिखा देता हूँ कि कौन कौन से टूल्स थे। अपना जो टूल्स है, टूल्स क्या, टूल्स टूल्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। कौन कौन से टूल्स होते हैं आपको बताता हूँ, वापस क्लियर कर देता हूँ आपको। पहला जो ये था क्या, फर्स्ट था कौन सा, आरी, आरी क्या, आर डबल ई, आरी मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो पहला था, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डबल ई, ठीक है। ये था दो, ठीक है, आरी, आरी, समझिए, आरी वो कटिंग करते हैं ना उसको, तो वो आरी होगी, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना, क्या, आरी, आरी से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड से नहीं कटेगा, मिड से कटेगा, ठीक है, एंजाइम, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये होते क्या है और इसका क्या काम होता है, ठीक है। ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर, होस्ट में, ठीक है, ये जिसमें होस्ट में प्रेजेंट होता है। फिर ये क्या करता है कि कटिंग करता है, ठीक है, कटिंग करता है किसको, एंड से, याद रखना बच्चों, एंड से मतलब, एंड का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि
जो एंड है ना, ये जो एंड है, ठीक है, एंड से आप याद रखना कि एंड से नहीं काटेगा, मिड से काटेगा, ठीक है, क्या, इसको कटिंग करेगा मिड से, ठीक है, काटेगा, काटने के बाद क्या होगा कि वो दो जो ऐसे ऐसे से आपको कैसे बताऊं, जैसे ये लंबी सारी वो है, क्या बोलते हैं इसको, छोटी लंबी है, ठीक है, ये लंबी है, ठीक है, जैसे आप लकड़ी मान लो बड़ी सारी, ठीक है, इसके जो डीएनए को काटने का जो सिरा है वो एंड से होगा, ठीक है, एंड से है तो लिखा हुआ है मिड से काटेगा वो, ठीक है, डीएनए को अगर इसको काटेंगे तो इसके दो भाग हो जाएंगे, समझे आप, इसके क्या हो जाएंगे, दो भाग, दो भाग कैसे होंगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे दो भाग से बताओ इसके, ये तो एक भाग हो गया, आगे आपको एक भाग दिख रहा है, ठीक है, इधर वाला आपको इमेज लो, अब इधर वाला भाग हो गया, तो ये दो भाग हो चुके हैं इसके, ठीक है, ये बीच के अंदर में ऐसे लगा रखा हूँ, अब बताइए आप, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये तो ये इधर वाला भाग हो गया और ये इधर वाला भाग हो गया, तो दो हो गया, तो बीच में से कट गया ना, तो दोनों भाग हो गए अलग, ठीक है, तो आगे अपन लिखते हैं कि दोनों भाग हो गया, ठीक है, आर्य का ये काम होता है। और हाँ बच्चों, अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछेंगे या फिर पूछ रहे होंगे, ठीक है, आया होगा दिमाग में उनके कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अगर खुद में ही अगर कट करता है तो वो खुद को ही अगर हानि क्यों नहीं पहुंचाता है, वो खुद को हानि क्यों नहीं पहुंचाता, हानि इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि उसके अंदर एक होता है मिथाइलेज, मिथाइलेज एंजाइम का, एंजाइम नाम का एक पदार्थ होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है उसके अंदर, तो उसको क्या है कि बचाता है, प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है उसको, ठीक है, फिर फिर क्या होगा, वो काट देगा, स्मॉलर पीस में होगा, इसका ये काम था, ठीक है, इसकी डिस्कवरी और इसको कब डिस्कवर किया वो लिखते हैं अपन, और अबाउट जैसे 900 एंजाइम्स थे, 900 एंजाइम्स है, अबाउट उस 900 एंजाइम्स के अंदर क्या होता है कि 215 जो स्टेन्स है ना ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, वो एक्सट्रैक्ट कर लिए, निकाले गए हैं, ठीक है, आने वाले समय में, और इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट आरी कौन सी थी, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लो, चाहे दिमाग में बिठा लो आप इसकी, इस चीज़ को आप एग्जाम में पक्का आएगा कि फर्स्ट आरी, क्या, फर्स्ट आरी, फर्स्ट आरी कौन सी थी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, पहला, जो पहला वो था अपना हिंद सेकंड, आप याद रखना हिंद सेकंड, ठीक है, तो अपन लिखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो पहला है कौन सा, फर्स्ट आरी, जिसको आप ये भी लिख सकते हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, आप मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, आप फुल पूरा नाम लिख के फिर अगले आगे लिखना, ठीक है, मैं लिखता हूँ फर्स्ट आरी कौन सी थी जो डिस्कवरी की थी, हिंद सेकंड, हिंद सेकंड, आप बच्चों इसको हिंदी सेकंड में लिख देना, ठीक है, हिंद नाम, हिंद सेकंड थी ये, ठीक है, HIND हिंद सेकंड थी ये, ठीक है, ये था, फिर कौन सी थी, डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी कब हुई, डिस्कवरी, डिस्कवरी होने का टाइम पीरियड बताइए, तो बच्चों डिस्कवरी का टाइम पीरियड था 1963, ठीक है, 1963 में होती इसकी, ठीक है, और इसका अदर नेम क्या लिख सकते हैं अपन, लिख लिया पहले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो वापस लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे समझ आ गया कि आप लिख सकते हो, और अगर लिख आप अगर आप चाहते हो कि आप सर लिखो आप, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आप, हाँ, इसका अदर नाम, दूसरा नाम क्या था, और नाम से क्या लोग बुलाते हैं इतनी देर की सर करते हुए और नाम पुकारते हुए, और आप पता ही नहीं क्या क्या बोल रहे हैं अपन इंग्लिश में, इसका जो दूसरा नाम है, आर्य, आर्य करो ना मैं आर्य, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अदर नेम इसका क्या होगा, मोलिकुलर सीजर, सीजर देखा है कैंची, तो मोलिकुलर सीजर इसका नाम होगा, ठीक है, मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर सीजर, ठीक है, आर्न कैंची, अब कैंची बताऊँ कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है, कैंची भी, कैंची बच्चों थोड़ी डिफरेंट है, पर आपको समझ में आ जाएगी कैंची कौन सी कैंची, ये देखा होगा कैंची, जो कपड़े कपड़े में यूज़ होती है काटने में, है ना, कपड़े को काटने में, वही काम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, किसको, जेनेटिक मटेरियल में, इन सेकंड थी, आपको डिस्कवरी बताई थी 1963 में हुई थी, और अदर नेम इसका क्या, मोलिकुलर सीजर, आगे लिखते हैं अपन इसका, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि अदर जो स्ट्रेन होते हैं ना, इसमें से मोर देन, किसे सबसे ज़्यादा किस में थी, मोर देन, क्या लिखेंगे इसको, मोर देन 900 एंजाइम से
अबाउट 230, कुछ बच्चों एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी में 50 भी होगा, पर जो एनसीईआरटी आप ये डाटा मान के चलना कि 230, अगर आपके नई एनसीईआरटी में 250 है तो आप 250 करके आना, ठीक है बच्चों। अगर 230 है तो 230 भी करके आना, अगर ऑप्शन में अलग अलग आ जाए तो 250 करके आना उसमें, ठीक है। 250 स्ट्रेन आर प्रेजेंट, ठीक है। और जो पहले आ रही है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, हिंदी सेकंड, हिंदी सेकंड मत करके आना बच्चों, ठीक है। क्या इसको साइड करो, इसको ये फिर वापस से बार बार आता है, साइड करो इसको पहले। ये क्या बच्चों, आपके जो नेटवर्क है ना, आपकी जो वीडियो क्वालिटी जो आपके पास पहुंच रही होगी या पहुंचेगी, तो वो उसके लिए क्या कि वो कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो उसी को सही कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। हाँ ऐसे रखिए, ऐसे, हाँ हाँ, ठीक है। अब और दूसरा देखता हूँ, ये मोलिकुलर चीज़ें बोलते हैं इसको, और मोर देन 900 एंजाइम्स अबाउट 230 स्टेंस आर ऑब्टेन्ड, सॉरी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिख सकते हो, प्रेजेंट नहीं, सॉरी प्रेजेंट भी सही है पर प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, एक्सट्रैक्टेड ऐसे लिख सकते हैं अपन, एक्सट्रैक्ट मतलब केंद्रित करना, आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना चीज़ से, ठीक है। फिर अगला वाला जो पॉइंट है, वो पॉइंट क्या होगा, मैंने आपको बता दिया कि आरई का यूज़ क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट आरई कौन सी थी, ये होती डिस्कवरी 1963 में हुई थी। फिर अदर नेम्स का क्या होगा, मोलिकुलर सीजर होगा, ठीक है। एक और थी, इट कट, सॉरी इसको, इट कट डीएनए एंड सर्टेन एंजाइम से बिकॉज ऑफ इट कैन नॉट, इट कैनॉट कट डीएनए एंड एंजाइम्स, बट क्यों नहीं काटते, क्योंकि बिकॉज, यहाँ पे लिखिएगा बिकॉज मिथाइल, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, मिथाइलेज एंजाइम, एंजाइम इज प्रेजेंट, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, मिथाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो मैंने क्या क्या लिखा दिया कि जो आप एक बार आपको वापस बताता हूँ, जो बच्चों में स्टार मार्क कर रहा हूँ उसको जरूर नोट करिए, पर ये प्लीज़ बच्चों आप उसको यहाँ पे तुरंत उसको याद कर लीजिए, आपको एग्जाम्पल द्वारा भी समझा चुका हूँ मैं, ठीक है। कौन सा एंजाइम है किसके द्वारा नहीं काटा जाता, खुद को नहीं, क्यों नहीं काटा जाता, क्यों, मिथाइल एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है इसके अंदर। अब इसमें क्या है कि मैं आपको वापस बता देता हूँ, अपन करे थे आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर अपन डिस्कवरी की थी इकोलाई को, ठीक है। और फिर अपन टूल्स की बात करें तो पहला जो टूल है वो आरई है। आरई को क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब जो आरई है, जो फर्स्ट आरई है जो किसने डिस्कवरी हुई थी, तो वो थी हिंद सेकंड, ठीक है। समझिएगा बच्चों, ये थी अपनी हिंद सेकंड, ठीक है। इसके बाद इनकी डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी कब हुई आपको याद रखना पड़ेगा, डिस्कवरी हुई थी 1963 में, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको और नाम से क्या बोलते हैं, काटने वाली आरी, सीजर, सीजर, मोलिकुलर सीजर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, ठीक है। सीजर, और मोर देन, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, मोर देन 900 एंजाइम्स अबाउट 230 स्ट्रेंस आर एक्सट्रैक्टेड, मतलब 900 जो एंजाइम्स है, जिसमें एंजाइम्स है उसके अंदर कितने ऑब्टेन हुए, 230 स्ट्रेन ऑब्टेन हुए, ठीक है, ठीक है। फिर इट कैन नॉट कट, ये किसको काट नहीं सकती, इट कैन नॉट कट डीएनए एंड एंजाइम्स बिकॉज मिथाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट, ये मिथाइलेज एंजाइम के द्वारा नहीं काटा जा सकता, खुद इटसेल्फ खुद को नहीं काट सकता, क्योंकि उसके पास एंजाइम प्रेजेंट है, वो दूसरे को काटेगा। अगर खुद के पास खुद का फायदा हो रहा है तो दूसरे को ही काटेगा, ऑब्वियसली बात है। अगर खुद के पास कुछ ना हो तो वो खुद की शर्म रख के खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अपने आप को काट लेगा, काटने का काम है। तो वो कैंची तो खुद को भी काट सकती है, वो क्या है कि उसके पास पावर कुछ ना कुछ है, वो स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है, वो मजबूत होती है, तो वो दूसरे को काटती है, खुद को नहीं काट पाती। अगर अपन काटना चाहे तो उसको भी कर सकती है, ठीक है। वैसे ही खेल है इसमें भी, आई होप आगे होगा आप समझ में। यहाँ पे मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। दूसरा टाइप है अपने पास डीएनए लाइकेज।
अब जो डीएनए लाइगेज है, लाइगेज जो मैंने तोड़ा था उसको मैं जोड़ूंगा तो सही ना, ये काट दिया, काट के छोड़ दूंगा, क्या मतलब रहेगा जेनेटिक में, है ना। काट के क्या करूंगा, उसको जोड़ूंगा, उसकी एक ही लाइन है बस, कुछ तो कुछ पॉइंट है उसके मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे। अब जो सेकंड जो इसका पार्ट है, क्या प्यारे बच्चों, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड टाइप क्या है, टाइप बोल दो पार्ट बोल दो एक ही बात है। सेकंड टाइप है वो अपने पास डीएनए लाइगेज। अभी आपको पता चल रहा होगा कि लाइगेज, लाइगेज जोड़ना, लाइगेज आपको रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट काट दिया, ठीक है, काट के अब क्या करना है, इसको जोड़ना है, तो डीएनए लाइगेज, तो डीएनए लाइगेज में क्या होता है कि दोनों सिरों को जोड़ता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखता हूँ क्या, ज्वाइनिंग टू, ज्वाइनिंग टू एंड्स ऑफ डीएनए, सॉरी, टू एंड्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ज्वाइनिंग टू एंड्स, या एंड्स की जगह आप सीधे लिख सकते हो कि ज्वाइनिंग टू डीएनए फ्रेगमेंट भी आप लिख सकते हो। अगर एंड लिखोगे तो एंड के अंदर क्या है कि दोनों जो एंड है ना उनको जोड़ना, ठीक है। ये अच्छा रहेगा कि ज्वाइनिंग टू फ्रेगमेंट ऑफ एंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए जो फ्रेगमेंट उसके एंड को जोड़ना, ठीक है। इसका काम खाली यही है, ठीक है। अब इसका उसका नाम क्या था, उसके अंदर उसका दूसरा नाम क्या था, उसका तो दूसरा नाम क्या था कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, तो उसका दूसरा नाम ये था कि मोलिकुलर सीजर। अब मैंने बताया था यहाँ पे मोलिकुलर सीजर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मोलिकुलर ग्लू, आगे समझे, ग्लू से याद रखो डायरेक्ट लाइक, और उसे सीजर से याद रखो उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आसान है ना बच्चों, भाई देखो कितनी आसान है, और आपके लिए इतना इजी बना रहा हूँ, तो आपका काम है खाली सब्सक्राइब करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखना बच्चों, और सीधा सीधा मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दिखाता हूँ बच्चों आपको, तो क्या है इसका, क्या लिखेंगे, अदर नेम। एक प्यारे बच्चों आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ मैं, कि अगर आप जो इसमें फोकस रखते हो, इस एक जो आप अगर कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, या फिर कोई भी किसी काम में व्यस्त हो आप, है ना, बोर्ड पे पढ़ रहे हो, समझ रहे हो उस चीज़ को, तो उसी में ध्यान रखो। फालतू की चीज़ें जो होती है ना, उस पर ध्यान मत दो। अगर एक चीज़ फोकस रखोगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों, ये एक श्योरिटी 100% आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ा सा भी भटक गए, इधर उधर देख लिया, फिर कुछ कर लिए, तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर फोकस रखोगे कि अपन को बस खाली समझना है, उसे समझने में फोकस है, हम आपको समझा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा पक्का। तो इसका अदर नेम क्या होगा, अदर नेम होगा, वही सेम बात है इसका, क्या, मोलिक्यूलर, क्या प्यारे बच्चों, मोलिक्यूलर ग्लू। ग्लू क्या करता है, नोटबुक में चिपकाते हो ना आप, नोटबुक को, पेजों को, फोटो वगैरह जो भी है उसको चिपकाने का काम करता है मोलिकुलर ग्लू, ग्लू, मोलिकुलर ग्लू, ठीक है। सॉरी, मोलिकुलर ग्लू, मैंने ग्लू ग्लू बोल दिया सर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि मोलिकुलर ग्लू होता है कि वो जोड़ने का काम करता है, कौन, डीएनए लाइगेज। आ गया आपको समझ में, वो क्या करता था, वो करता था मोलिक्यूल से काटने का काम। सीजर से याद रखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और मोलिकुलर ग्लू से याद रखो डीएनए लाइगेज। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको नाम पूछ सकता है, और इसका कार्य पूछ सकते हैं कि कार्य इसका क्या है, कार्य बोले तो काम, ठीक है। ये होगा अपने पास 2 पॉइंट। तो इसके अंदर बच्चों इतना ही है, और आगे है वो वेक्टर, वो क्या अगला जो थर्ड पॉइंट है वो वेक्टर, फिर होस्ट, फिर पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, सॉरी, डीएनए पॉलीमरेज। तो वो जो 3 पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं चर्चा करने वाला हूँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो क्या है कि इससे रिलेटेड है बच्चों, वो सीधा आपको समझाता हूँ। फिर आपको जो 3 जो पॉइंट है वो बताया था पहले मैंने आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का लास्ट जो टॉपिक है वो रहने वाला है क्या, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। प्लीज़ बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें बच्चों। अगर आप लाइक करोगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। अब इसमें क्या है कि
डीएनए जो फ्रेगमेंट है ना, डीएनए का जो इसमें डीएनए को फ्रेगमेंट को सेपरेशन करना, अलग करना, वो अलग, ठीक है। तो क्या है कि इसमें अपन बात कर रहे थे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। ये क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो वही टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल से या इलेक्ट्रो से इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना, किस तरफ से, नेगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव एनोड की तरफ, ठीक है। और जेल, जेल होता है चिपचिपा पदार्थ, जो जेल होता है, जो हर कहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जेल का यूज क्या होगा इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस में, कि अपन क्या कहते हैं, डीएनए फ्रेगमेंट को एक्सेट करने के लिए उसके अंदर अलग अलग यूवी रेज डालते हैं, ठीक है। तो पहला जो इसका पॉइंट है मैं वो लिखने वाला हूँ, वो क्या है, इसमें कौन सा जेल होता है, याद रखना, अगारो जेल। सेकंड जो पॉइंट है, अब देखो बच्चों की क्या है कि अगारो जेल इसको यूज किया, ठीक है। अगारो जेल है ना, होता है इसमें भरा हुआ, ठीक है। और एक जो फर्स्ट जो साइड होती है, आपको यहाँ पे समझा देता हूँ डायग्राम के द्वारा। ये कोई अपना, आप ऐसे समझो कि इसको समझा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे से आपको क्लियर हो सके। तो क्या होता है, अपने पास एक एक प्रकार की बड़ी सीट लेनी पड़ती है, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग डीएनए का फ्रेगमेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है। ये सीट है, ये पार्ट है इसके कुछ, ठीक है, छोटे छोटे, है ना। ये क्या है, इसके कोई डीएनए का फ्रेगमेंट है, क्या है बच्चों, ये डीएनए का फ्रेगमेंट, आगे जाके छोटे हो जाते हैं ये, ठीक है। ये छोटे हो गए, पतले भी हो गए, ठीक है, ठीक है। ये होती है अपने पास कौन सी, स्मॉलेस्ट साइड, है ना। ये होती है लार्जेस्ट वाली। वो आप लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ बच्चों। इसमें क्या है कि यहाँ पे ये अलग अलग, ठीक है, यहाँ पे लिखे होते हैं, ठीक है। डीएनए का जो है ये फ्रेगमेंट है, इसके अंदर क्या करेंगे अपन, यूवी रेज प्रोवाइड करेंगे। ये जो साइड है, ये जो है कम क्या, कैथोड की तरफ, ठीक है, नेगेटिव वाला, नेगेटिव कैथोड की हो जाएगी, और ये जो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगी एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाहित होगा, किस तरफ, जो किस तरफ से किस तरफ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कैथोड से जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ठीक है, एनोड की तरफ, है ना। ये इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी, तब इलेक्ट्रॉन का प्रभावित होगा, और इस पे यूवी रेज इस पे गिरेगी, गिरेगी, और इरिथ्रियम, सॉरी, इरिथ्रियम ब्रोमाइड का यूज होगा, इरिथ्रियम ब्रोमाइड का यूज होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना, और अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के द्वारा एक्सट्रैक्ट करना। ये मेथड होता है इसका। यूवी रेज आपको बताई थी कि यूवी रेज डालते हैं तो अपन एक्सट्रैक्ट हो जाता है। और इरिथ्रियम ब्रोमाइड है ना, क्या बच्चों, इरिथ्रियम ब्रोमाइड को साथ डालेंगे, तब जाके ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, और इससे छोटे छोटे जो है ना, ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट वो दिखने लग जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे लाइट में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि इसके अंदर जो है ना, इस जेल के अंदर कौन सा ये जो जेल है, ये जो जेल है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, ये लिखूंगा, जेल ऑब्टेन फ्रॉम, जेल कहाँ से ऑब्टेन होता है, जेल ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, SEAWED, सीवीड, सीवीड से यूज होता है, ठीक है। आप इसे इंपॉर्टेंट ही मान के चलना बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर यूज किसका होता है, यूज किसका होता है, यूज यूजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इथिडियम ब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करेंगे टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। ठीक है मेरे बच्चों, मैंने क्या लिखा है कि इसके अंदर यूवी रेज का यूज होगा, एंड इथिडियम ब्रोमाइड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मात्रा यूज होगी इसमें, ठीक है। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और इस जो एक्सट्रैक्टिंग जो है ना, एल्यूजन, सॉरी, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एल्यूजन। अब ये सर एल्यूजन क्या होता है,
एल्यूजन होता है अपने पास क्या, एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट, किसका, एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट, एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट को एल्यूजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये डीएनए को हुआ था और यहाँ कहाँ से जाता है, जो इलेक्ट्रॉन का प्रभावित, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये लास्ट पॉइंट है इसका, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव को बोलते हैं क्या, कैथोड, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव तक। ठीक है, पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों एनोड, और यहाँ पे कैथोड। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ आ गया होगा। नेगेटिव तो था क्या, कैथोड, है ना, नेगेटिव से एनोड की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, है ना, और यूवी लाइट को डालेंगे उसके ऊपर जेल में, जेल पर, और इथेरियम ब्रोमाइड का यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, और ये आपको बताई दी कि जेल कहाँ से ऑप्टेन होता है और इसमें कौन सा जेल यूज होता है, अगारो जेल। ठीक है, मैं जो बच्चों इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट है। इज एबल टू एक्सटेंड डीएनए फ्रेगमेंट अकॉर्डिंग टू दिस साइज, ये पूछ सकता है बच्चों, ये पिछली बार पूछा था कि कौन से साइज पे यूज हुआ था इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। अब की बार इथेरियम या फिर यूवी लाइट का पूछ सकता है कि कौन सी रेज या फिर लाइट का यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, और इल्यूजन क्या होता है कि एक्सट्रैक्टिंग डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रॉन का प्रभावित किस तरफ से किस तरफ होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का प्रभावित होता है, नेगेटिव साइड कौन सी होती है, कैथोड वाली, और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, पॉजिटिव साइड होती है एनोड की तरफ वाली। ठीक है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।